सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम अपने 12th क्लास की इंडियन सोसाइटी की इस बुक के चैप्टर 5 के अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है, जिसका पहले चैप्टर नेम है पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन और टॉपिक है कास्ट एंड ट्राइब। कास्ट एंड ट्राइब सिस्टम्स जस्टिफाइंग एंड परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी। कास्ट एंड ट्राइब को उन सिस्टम्स के रूप में दिखाया गया है जो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई भी करते हैं और उसे फिर सदाबहार बनाते, परपेचुएट बनाते हैं। So caste and tribes are the two systems justifying and perpetuating the inequality। कैसे कास्ट और ट्राइब इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं और परपेचुएट कर रहे हैं, हम उसे यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले लिखा है द कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। वाई द कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम? उसमें यहाँ पर लिखा है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो लेजिटिमाइज करता है एंड एनफोर्स करता है प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को। So the caste system is a system, caste system is a kind of social institution that legitimizes and enforces practices of discrimination। Okay? एक तो ये जो भेदभाव की नीति है, डिस्क्रिमिनेशन की जो सोच है, उसे विधि सम्मत प्रमाणित करता है कि ये जो है जायज़ है। लेजिटिमाइज अर्थात कि उसे जायज़ बताता है, विधि सम्मत बताता है। और दूसरा, ये उसे प्रभावी बनाता है, उसे आप पर लागू कराता है, उसे तर्कशील बताता है, उसे जायज़ बताता है, उसे विधि सम्मत बताता है और आप पे प्रभावी करता है। ये कास्ट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन करती है। आई बात समझ में? और जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं टीना, तो डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर आप 3 तरह से देख सकते हैं। इन 3 तरह से डिस्क्रिमिनेशन खुद को अभिव्यक्त करती है, ज़मीन पर उतरती है। एक तो ह्यूमिलिएशन के रूप में से ह्यूमिलिएटिंग होता है, जिनके प्रति आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उनको आप ह्यूमिलिएट करते हैं। एक्सक्लूजन होता है उन लोगों का, उन्हें आप एक्सक्लूड करते हैं। और एक्सप्लॉयटेशन होता है उन लोगों का, उन्हें आप एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब आप डिस्क्रिमिनेशन शब्द की बात करते हैं तो भेदभाव, तो इससे जन्म क्या लेता है? उनके प्रति ह्यूमिलिएशन जन्म लेता है, उनके प्रति एक्सक्लूजन जन्म लेता है और उनके प्रति एक्सप्लॉयटेशन जन्म लेता है। वो ह्यूमिलिएट होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। ये है महत्वपूर्ण चीज़। तो जब वो ये कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, हम डिस्क्रिमिनेट हुए, तो वो ये कहते हैं कि हम ह्यूमिलिएट हुए, हम एक्सक्लूड हुए, हम एक्सप्लॉइट हुए। ओके, सच थिंग्स आर देयर। आगे लिखा है हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। मैं अब इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। दिस इज़ ब्यूटीफुल थिंग, अंडरस्टैंड करिए। देखिए, हिस्टोरिकली जो कास्ट सिस्टम है ये लोगों को ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस से क्लासिफाई करती थी। ध्यान से इसको समझिए। ऑक्यूपेशन यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक स्टेटस की बात हुई है। योर इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आपकी क्लास की बात हुई है। योर क्लास कि आपकी क्लास रिच है और पुअर है। तो ऑक्यूपेशन यहाँ पे इस सेंस में बात हुई है। और जब हमने बात यहाँ पर स्टेटस की है, तो यहाँ पर फिर स्टेटस की जब बात हुई है तो ये सोशल स्टेटस की बात हुई है कि आपका स्टेटस हाई है या लो है। तो 2 चीज़ें हैं समाज में। कास्ट सिस्टम ये 2 चीज़ें देता है, एक तो ऑक्यूपेशन देता है और एक स्टेटस देता है। स्टेटस हाई और लो। ऑक्यूपेशन के वाइज देखें अगर, तो आप या तो रिच क्लास होते हैं या पुअर क्लास होते हैं। अब जब ये ऑक्यूपेशन के बेस पे लोगों को क्लासिफाई करता था तो उसका नियम ये रहता था कि आपकी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन कैटेगरी होती है, आपकी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन कैटेगरी होती है और ये बाय बर्थ डिसाइड कर दी जाती है। आप जब भी उस ऑक्यूपेशन कैटेगरी में जन्म लेंगे, आप आगे आने वाली सभी पीढ़ियाँ उसी ऑक्यूपेशन को परस्यू करेंगी। यानी कि आप उस ऑक्यूपेशन कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते, चाहे जो हो जाए। बहुत सारी रिचुअल और बहुत सारी सोशल पॉलिसीज़, रूलिंग्स, कोड और डिक्रीज़ ऐसी होती थी जो आपकी ऑक्यूपेशन कैटेगरी को आपको चेंज करने नहीं देती थी। तो ऑक्यूपेशन कैटेगरी वही बनी रहती थी। आई बात समझ में? इसका अर्थ ये है कि फिर लगभग एक इकोनॉमिक स्टेटस भी वही बना रहता होगा। इससे अलग है स्टेटस, दैट इज़ सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस आपको हाई, मिड
या लो कैटेगरी में रखता था, जिसके आधार पर आपका समाज में क्या स्थान है ये तय होता था। यानी कि सोसाइटी हियरार्की ओरिएंटेड होती थी और उस हियरार्की में आप कहाँ लोकेटेड या प्लेस्ड हैं ये आपका स्टेटस हुआ करता था। जैसे उदाहरण के रूप में ब्राह्मण की बात करते हैं हम। देखिए ब्राह्मण के आया ये केस बहुत अच्छा समझ आएगा। ब्राह्मण को स्टेटस वाइज हाईएस्ट सोशल स्टेटस प्राप्त था। स्टेटस वाइज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण को हाईएस्ट सोशल स्टेटस अलाउड था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो सेकुलर अथॉरिटी थी पावर की एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज़ क्षत्रिय, ब्राह्मण को उसके साथ सबॉर्डिनेट होना पड़ता था इन द फील्ड ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो द सेकुलर पावर, द सेकुलर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ वेस्टेड विद द क्षत्रिय। वहाँ पर उस फील्ड में क्षत्रिय सुप्रीम है, ब्राह्मण उसको सबॉर्डिनेट कर जाएगा वहाँ पे। लेकिन इन द फील्ड ऑफ रिचुअल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ब्राह्मण इज़ अ सुपीरियर और क्षत्रिय यहाँ पर सेकुलर फील्ड ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम होते हुए भी इन द फील्ड, इन द स्फेयर ऑफ रिलीजन एंड रिचुअल ब्राह्मण के सबॉर्डिनेट हो जाएगा। आप इसको समझिए ज़रा ध्यान से। ओके, ब्राह्मण टॉप पे है सोशल स्टेटस वाइज, लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि वो कभी भी वेल्थ इकट्ठी नहीं करेगा। ब्राह्मण कभी भी वेल्थ इकट्ठी नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं हमेशा से ही ब्राह्मणों के विषय में, ब्राह्मण एजुकेशन की फील्ड में रहते थे, लर्निंग की फील्ड में रहते थे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, डिस्कवरीज करना, इन्वेंशंस करना, मंत्र उच्चारण करना, ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। लेकिन आपने उस स्तर पर ज्ञान ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ धन, ऐश्वर्य, वैभव नहीं देखा होगा। धनी, ऐश्वर्य और वैभव नहीं। जब ब्राह्मण धनी, ऐश्वर्य या वैभव हुए एक समय के बाद, तो उन पर कई प्रश्न भी खड़े होते थे कि आप ऐश्वर्य को, धन को, वैभव को क्यों भोगते हैं? आपके लिए तो ये परमिटेड ही नहीं है। आप सोशल स्टेटस में टॉप हैं, बट वेल्थ कंसंट्रेशन की तो आपको अनुमति ही नहीं है। वेल्थ कंसंट्रेशन करने की अनुमति किनको है? इकोनॉमिक सेक्टर, ऑक्यूपेशन वाइज अगर जाएं तो वो वैश्यों को है। वैश्य जितनी मर्जी चाहे वेल्थ एकुमुलेट कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर सोशल स्टेटस में वेल्थ थर्ड नंबर पर थे। सोशल स्टेटस पे वैश्य थर्ड नंबर पे थे। तो वैश्य ऑक्यूपेशन स्टेटस वाइज तो नंबर 1 भी हो सकते हैं, लेकिन सोशल स्टेटस वाइज वो नंबर 3 पर हैं। आई बात समझ में? तो ऑक्यूपेशन वाइज वो अगर चाहें तो वो रिच कैटेगरी हो सकते हैं समाज की, उनका इकोनॉमिक स्टेटस सबसे सुप्रीम भी हो सकता है, लेकिन उनका सोशल स्टेटस तीसरी पोजीशन पर है। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो वेल्थ वाइज वो काउंट ही नहीं किया जाता, वो सोशल स्टेटस वाइज काउंट किया जाता है कि वो फर्स्ट है। इस तरह से समाज को परिभाषित किया गया था। ये था तरीका समाज चलाने का। जाति व्यवस्था कामकाज के आधार पर और सामाजिक स्थान के आधार पर आपको बांटती थी, यानी कि क्लासिफाई करती थी। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम ये मानते थे कि क्लास, यानी कि आप रिच क्लास हो या पुअर क्लास हो, और कास्ट, यानी कि आप हाई कास्ट हो या लो कास्ट हो, ये दोनों ओवरलैप नहीं करते। क्लास अलग है, कास्ट अलग है, ऐसा हम मान करके चलते थे। सोशल स्टेटस अलग है, इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, ऐसा मान करके चलते थे। लेकिन इन रियलिटी होता इससे उलट था। स्क्रिप्चर्स इसे सपोर्ट करती थी जो मैंने अभी बताया, डॉक्यूमेंट्स इसी की संकल्पना करते थे जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इन रियलिटी होता इससे अलग था। जो अलग होता था वो क्या होता था कि हो ये जाता था कि जो हाई सोशल स्टेटस वाली कास्ट है, जिन्हें हम नॉर्मली हाई कास्ट कह देते हैं, हाई इकोनॉमिक स्टेटस भी उसी का ही हो जाता था। यानी कि अमूमन देखा जाता था कि हाई कास्ट होने का ये बेनिफिट मिलता था कि आपका एक्सेस होता था रिसोर्सेज पे, आपका एक्सेस होता था एजुकेशन पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, और पॉलिसी मेकिंग पे, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल रेगुलेशंस पे। इसकी वजह से ही नियम आप बनाते थे, संसाधनों को इस्तेमाल आप करते थे, तो फिर रिचनेस भी आप ही को आ जाती थी, रिच भी आप ही हो जाते थे, तो इकोनॉमिक स्टेटस भी आप ही का बेटर होता था। तो इन प्रैक्टिस हमने वो देखा है जो स्क्रिप्चर्स के उलट है।
जो स्क्रिप्ट्स नहीं बताती, जो ग्रंथ नहीं कहते, और वो ये था कि हाई सोशल स्टेटस अर्थात हाई इकोनॉमिक स्टेटस भी, हाई कास्ट इज इक्वल टू हाई रिच क्लास, हाई कास्ट इज इक्वल टू रिच क्लास। तो कास्ट और क्लास यहाँ पर क्या कर जाते थे, ओवरलैप करते थे एक दूसरे के साथ मिल करके चलते थे। ये बात समझ में आई? और ये भारत के इतिहास में लंबे समय तक चला है। यही कारण ये हुआ कि जो भी कास्ट सोशली लो स्टेटस में रही हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर शूद्र जो कि चौथा वर्ण थे, जिन्हें आप आज की डेट में अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और दूसरे जो कि शूद्रों से भी बाहर हैं, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, दैट इज़ द आउटकास्ट या अवर्ण, जिनमें कि हम अनटचेबल्स की बात करते हैं, दैट इज़ द डाउन ट्रोडन, दैट इज़ दलित। तो वो हम जब उनकी बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर सोशल हायरार्की में बहुत नीचे रहे, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ी रहीं। तो वो आपको एक एक्सट्रीमली पुअर क्लास के रूप में नज़र आते हैं, पुअरेस्ट अमंग द पुअर। वो गरीबों में भी गरीबी की श्रेणी में सबसे प्रबल है। ओके, द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका सोशल स्टेटस लो था, तो उनकी कास्ट लो थी, इसकी वजह से उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी पुअर ही रहा। क्यों? क्योंकि उनको नेचुरल रिसोर्सेज पे जैसे ज़मीनें, जल, जंगल, संसाधन, खनिज, खेतीबाड़ी, इन पर अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें बाज़ारों का, मंदिरों का, बाज़ारों का एक्सेस नहीं मिला तो व्यापार नहीं, मंदिरों का एक्सेस नहीं मिला तो ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं, नॉलेज नहीं। उन्हें राजघरानों का एक्सेस उस तरह से नहीं मिला। उन्हें हमेशा से सबऑर्डिनेटेड पोजीशंस पर ही रखा गया। तो क्योंकि सोशल स्टेटस ही उनका ऐसा रखा गया कि जिसकी वजह से अगर सोशल स्टेटस बेटर हो तो लोग इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस करते हैं, तो वो हो ही नहीं पाया। तो हो ये गया विद टाइम कि वो जो डिवीज़न मेंटेन कराई गई थी स्क्रिप्चर्स के द्वारा कि ऑक्यूपेशन कैटेगरी एक अलग कैटेगरी, सोशल स्टेटस एक अलग स्टेटस, वो नहीं हो पाया। सोशल स्टेटस और ऑक्यूपेशन कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस दोनों ओवरलैप हुए हैं, जिसका नुकसान भुगतना पड़ा है बहुत से वर्गों को और लाभ कमाया है कुछ वर्गों ने। ये फिर आगे बढ़ता चला गया और आज दिन तक भी नज़र आता है। चैप्टर उसी की डिबेट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस वर सपोज टू बी शार्पली सेपरेटेड। इन्हें अलग रहना था, ऐसा माना गया था। However, in actual historical practice, economic and social status tended to coincide. ये coincide कर गए। इन्हें रहना हमेशा सेपरेट था, ऑक्यूपेशन यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस को अलग रहना था, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए। कास्ट क्लास को रिलेशन इज़ स्टिल रिमार्केबली स्टेबल एट द मैक्रो लेवल। ये क्या समझाया गया है? ये समझाया गया है कि समय बदला, और जब आप बात 19th सेंचुरी की करते हैं, उस दौरान के समय में अगर मिड ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करें तो काफ़ी हद तक चीज़ों में बदलाव आया। ब्रिटिशर्स का रूल था और उन्होंने बहुत से पुराने भारतीय नियमों को बदला। उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था भारत को बेटर मैनर में एक्सप्लॉइट करना। लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो कुछ परिवर्तन ये आए कि जो रिलीजियस और रिचुअल रोक आप पर लगी हुई थी ऑक्यूपेशन चेंज ना करने की, वो कमज़ोर पड़ती चली गई। लोग शिक्षित होते चले गए, पढ़ते लिखते चले गए और वो अपनी ऑक्यूपेशन कैटेगरी से बाहर आ गए और उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज किया। और जैसे ही उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज किया, वो रिसोर्सेज को बेटर एक्सेस करने लगे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होने लगी। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने ये देखा कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में हम इकोनॉमिक कंडीशन जितनी भी बेहतर कर लें, सामाजिक स्तर हमारा बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्यूपेशन कैटेगरी एक चीज़ होती है, सोशल स्टेटस एक चीज़ है। ऑक्यूपेशन कैटेगरी वाइज चाहे मैं आज टीचर भी बन जाऊं, लेकिन यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि सोशल स्टेटस वाइज मुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो ब्राह्मणों को मिलता है, जो क्षत्रियों को मिलता है, जो वैश्यों को मिलता है, क्योंकि मैं एक अनटचेबल हूँ, मैं एक दलित हूँ। तो ऑक्यूपेशन कैटेगरी वाइज तो जो कभी हम पर जिम्मेदारी लगाई गई थी मैला ढोने की, मैं उससे बाहर आ गया। अंग्रेजी तंत्र था,
उसके तहत एक शिक्षा थी। मैं भारत में भी पढ़ा और मैं विदेश भी गया और पढ़ लिख करके मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ऑक्यूपेशन कैटेगरी मेरी बदली, मैं वकील बन गया या मैं एक अच्छा राइटर बन गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस मौजूदा समाज में और इसकी सामाजिक व्यवस्था में मेरी सोशल स्टेटस बदलने वाला नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए फिर? सामाजिक व्यवस्था ही बदल दी जाए, सामाजिक ढांचे बदले जाएं। और सामाजिक व्यवस्था बदलने का तरीका क्या है? समाज जो कि पीढ़ियों से वैसा चला आ रहा है, उसमें जा कर के आप उसे यदि बदलना चाहेंगे, समय भी लेगा और शायद संभव भी ना हो पाए, क्योंकि जिनके पास प्रिविलेजेस हैं वो जल्दी मानेंगे नहीं। तो बेहतर ये होता है कि आप समाज के तहत जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था को बदल दीजिए। राष्ट्र एक निर्माण करिए, जो राष्ट्र नए संकल्प, नए वायदे लेकर के आए, और वो राष्ट्र एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह, एक नेशन एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह काम करे, और उसके तहत फिर आप वो एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश करिए जो आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि फिर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों के तहत एक नए संविधान, एक नए भारत के रूप में आपको नज़र आया, एक नई राजनीति के रूप में नज़र आया। और फिर उन लॉ बेस्ड सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ बेस्ड कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ ऑफ द लैंड माना गया। आज लॉ ऑफ द लैंड कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, आज लॉ ऑफ द लैंड कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है। आज हमारा बेसिक लॉ ऑफ द लैंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कितना बड़ा परिवर्तन किया गया। एक भारत वो था जिसका एक समाज था, जिस समाज में जो लॉ ऑफ द लैंड होता होगा उनका, वो उनकी अपनी स्क्रिप्चर्स या अपने धर्म ग्रंथ रहते होंगे। तो हमने उसके रूट पे ही इस तरह से बदलाव कर दिया कि अब ये जो नया भारत है, इसका जो बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है वो संविधान है। संविधान नए तरह से अब लिखा गया है और उस नए संविधान में उन नई चीज़ों को स्थान दिया गया, नई वैल्यूज़, चाहे वो सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, नई तरह की फ्रीडम्स, नई तरह की लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात की गई, नए संस्थाएं और संरक्षण दिए गए। इसलिए संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया और ये कभी बदला ना जा सके किसी के द्वारा, इसकी मूल भावना ना बदली जा सके, इसके लिए ही इसका प्रीएम्बल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो अंत में जोड़ा गया है, अंत में तैयार करके ये कन्फर्म करके कि संविधान बिल्कुल वैसा ही बनाना जैसा संकल्प लिया था। जब देख लिया गया कि बिल्कुल वैसा ही है, सारा कन्फर्मेशन में आ गया, फिर एंड में हमने प्रीएम्बल उसके साथ जोड़ दिया कि हाँ, वो एक तरह से उस संविधान को नत्थी करने जैसा है, स्टैंप लगाने जैसा है कि बिल्कुल वैसा ही बना जैसा अपन चाहते थे। एंड में मोहर लगा दी प्रीएम्बल नाम की, प्रस्तावना की। लगा सबसे पहले हुआ है, लगा फ्रंट पे है, लगाया सबसे लास्ट में है। और वो इसलिए था कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसा बनाए जैसा अपन चाहते हैं, और उसका एक बेसिक फीचर और स्ट्रक्चर है जो कि फिर कोई बदलेगा नहीं आगे समय जितना भी बदलता रहे, क्योंकि उसे बदलने के प्रयास बहुत होंगे ना, क्योंकि समाज में अभी उतने परिवर्तन नहीं आए, लेकिन हम सीधे संविधान के वाया परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम नई चीज़ों की पालना करा रहे हैं, नई आज़ादियाँ, पाबंदियाँ ख़त्म कराना चाहते हैं, नए वर्गों को अधिकार देना चाहते हैं जिनको अब तक नहीं मिले थे। तो यही कारण था। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो भीमराव अंबेडकर ने मेहनत की, पढ़ाई की, अपना ऑक्यूपेशन कैटेगरी उन्होंने चेंज कर लिया, और उस कैटेगरी चेंज करने का नतीजा ये है कि वो संविधान निर्माता के रूप में जाने गए। लेकिन वो ये मानते थे कि सामाजिक स्तर पर अभी परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं आएंगे, सोशल स्टेटस में चेंजेस अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। इसलिए सोशल स्टेटस में चेंजेस, वो जो चेंजेस हैं कि वो आपको उस तरह से वेलकम करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन जो आप पर प्रतिबंध लगाए हैं वो तो हटाए जाएं। इसलिए हमारे संविधान में अमूमन जो प्रोविज़न डाले गए हैं वो प्रोविज़न है जो प्रतिबंधों को हटाते हैं। जैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है, आर्टिकल 18 हर तरह के राजा रजवाड़े टाइटल्स को ख़त्म करने की बात करता है, आर्टिकल 14 समानता इक्वलिटी की बात करता है, वो असमानता को ख़त्म करने की बात करता है, आर्टिकल 15 हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को ख़त्म करने की बात करता है, आर्टिकल 16 आपको रोज़गार में, इन क्षेत्रों में जो आप पर अब तक प्रतिबंध थे उसे हटा करके उल्टा आपको सहायता देते हुए, रिजर्वेशन देते हुए आगे ले जाने की बात करता है। इस तरह से तकरीबन तमाम प्रतिबंध जो आपके ख़त्म कराए गए। आर्टिकल 23 और 24 जो आपके बच्चों से काम करवाए जाते थे चाइल्ड लेबर के तौर पे, जो शरीर को इस्तेमाल किया जाता था
फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर के तौर पर जो महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता था, तो आर्टिकल 23-24 उन सभी कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। वो चाइल्ड लेबर के विरुद्ध हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध हैं, वो बेगारी प्रथा के, वो फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर के विरुद्ध हैं, वो उसका खंडन करते हैं। आर्टिकल 21 आपको सम्मान से जीवन पर देने की एक संकल्प लेता है, तो वो आपके प्रति जो एक असम्मानित जीवन थोपा गया था, वो उसका खंडन करता है, वो आपको एक सम्मानित जीवन देता है। और इनमें से कोई भी आर्टिकल कभी जीवन में विफल ना हो जाए, कभी किसी सरकार की आत्मा क्षीण ना पड़ जाए, कभी किसी राज्य का मनोबल गिर ना जाए, इसीलिए संविधान की ही व्यवस्था में आर्टिकल 32 को आत्मा बना करके संविधान की डाल दिया गया कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट जितने भी हैं, उन सब फंडामेंटल राइट की पूर्ति कराने वाले जो रिट है, वो रिट का आर्टिकल भी खुद फंडामेंटल राइट ही बना दिया गया। यानी कि आर्टिकल 32 को कभी कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, जिसके तहत आपको 5 तरह की रिट मिलती हैं, जिनकी मदद से आप अपने सभी फंडामेंटल राइट्स को इंस्टॉल करा पाते हैं। लेकिन अगर ये ना किया जाता तो कोई सीधा रिट को ही ख़त्म कर देता, बाकी फंडामेंटल राइट यूज़लेस हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया, इसलिए उसे आत्मा माना गया है कि वो ख़त्म तो सब ख़त्म, लेकिन उसे कोई ख़त्म ना कर पाए, ऐसा हमने व्यवस्था कर दी है। तो मुद्दे की बात यही है कि हमने तकरीबन रोका है, और जो बेहतर करना है, जो प्रोग्रेसिव करना है, वो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया है। वो हमने उम्मीद लगाई है राज्य से कि राज्य ऐसा होगा, राज्य ऐसा करेगा। वो हमने लोगों की चेतना पर छोड़ दिया। 1950 के, 60 के, 70, 80, 90 के दशक के, सन 2000, 2010, 20, 30 के दशक के लोग कितने चेतन होंगे, वो किन वायदों पर सरकारों को जिताएंगे। फिर वो देख लें कि हमने तो प्रोविज़न डाल दिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, वो देख लें कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। वो इन प्रोविज़न पे लॉज बनवाना चाहते हैं, या अभी भी वो जाति, धर्म, पंथ या फिल्मों के नाम पर लड़ना चाहते हैं। वो फिर कुछ लोगों पे भी छोड़ना पड़ता है ना। वो फिर उन लोगों पे छोड़ दिया, कहते देखो हम तो चेतन थे, हमने फंडामेंटल राइट देने का दम भी किया और दे भी दिया। हम तो चेतन थे, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी दे दिया, स्टेट को चेता दिया कि ये करना है। तुम देखते हैं कितने चेतन हो, कैसी सरकारें चुनते हो, किस ग्राउंड पे चुनते हो। वोट डालने का तुम्हारा आधार बोतल होता है या संविधान होता है, देख लेंगे बेटा। 200 के लिए वोट डालते हो या वो जो 200 साल भारत का संघर्ष चला उसके लिए वोट डालते हो, तो वो फिर उसने तुम्हारे पर छोड़ दिए हैं। जितना तुम सरकारों से काम ले सकते हो ले लो, फिर कानून बनते जाएंगे। तो बने भी हैं। पंचायती राज की बात उन्होंने आर्टिकल 40 में डाल दी, लोगों ने मुहिम चलाई, सरकारों को चेतना हुई, 1992 में कानून बन गया। मैटरनिटी लीव के ऊपर बात आई, आज अलग अलग सरकार राज्यों ने और केंद्र ने अपना कानून बना के गर्भवती महिला को छुट्टी देने का प्रावधान रखा हुआ है। ये तो अब आप पे चेतन है कि आप प्राइवेट सेक्टर पे भी उसे लागू कराते हो कि नहीं। ये तो आप पे, आप देखो क्या करते हो। और ये तो भारत को विचार करना है कि कानून ले करके आ गए और देश की इकॉनमी 92% अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें उस कानून का कोई मतलब ही नहीं। तो टोटल वर्कफोर्स में से 8% ही ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है जिसको वो मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है। आज भी देश की जनसंख्या का 92% वर्किंग जनसंख्या उस मैटरनिटी बेनिफिट से चूका हुआ है। सिर्फ डंडोरे पीटने से कि मैटरनिटी के ऊपर लॉ है और फलाना और ढमकाना बात नहीं बनती। ठीक है बेटा, ठीक हो, पानी तो नहीं पीना, पक्का। हमें इस पे विचार करना है कि सही मायने में वो ज़मीनी स्तर पर कितना उतरा, कितनी महिलाओं का जीवन बदला। क्या आज भी गर्भवती महिलाएं कामकाज के रूप में, कामवाली के रूप में घरों में काम करने नहीं आ रही? क्या प्राइवेट सेक्टर में आज भी बड़ी आसानी से हॉस्पिटल वाले, मॉल वाले, शॉपकीपर्स उन्हें ये नहीं कह देते मैडम खतरा है अब आपको, आप घर पे ही रहो। और जितने दिन वो घर पे है ना कोई जिम्मेदारी है, ना कोई उनका खर्चा है, और ना ही उनकी सेहत के ऊपर कोई आपका बीमा कराया हुआ है। तो ये तो देश को अब ये देखना है कि संविधान की उन मान्यताओं पर जो कानून बनाए हैं वो समस्त लोगों तक पहुँचें। उसके लिए परिवर्तन सिर्फ कानून के माध्यम से नहीं, अर्थतंत्र में भी परिवर्तन लाने पड़ेंगे, इकोनॉमी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, तब जा करके बेनिफिट मिलेंगे। मिनिमम वेजेस लेकर के आ गए, ये भी तो देखो कि 92% लोग अनऑर्गेनाइज में हैं। कौन पालन कर रहा है वहाँ पे मिनिमम वेजेस का? इसका वो आपसे वो मिनिमम वेज मांगेगा, आप उसे कह देंगे भाई जा मैं दूसरे को ले आता हूँ, फिर क्या करेंगे आप?